Welcome back to my channel. Today we continue our chapter number 1 of class 10th history, the rise of nationalism in Europe. This is our part 2. I hope आपने part 1 देख लिया होगा, otherwise you will get the link in the description. Alright, अभी तक हमने part 1 में क्या देखा था? हमने अपना थोड़ा सा throwback से देखा था, थोड़ी सी हिस्ट्री से देखा था कि बेसिकली नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो कैसे आया यूरोप में. हम सब जानते हैं, हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नेशनलिज्म का आइडिया फर्स्ट टाइम यूरोप में इमर्ज हुआ था और उसी से इन्फ्लुएंस होके वहाँ के जितने भी इवेंट्स थे वो सब लोगों तक पहुंच रहे थे ऑल ओवर द यूरोप. एंड उन सभी बातों से, इवेंट से इंस्पायर होके लोगों ने सोचा कि वी ऑल्सो वॉन्ट फ्रीडम, एंड देन उन्होंने अपनी अपनी कंट्रीज में रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिए अगेंस्ट द मोनार्की. सो आज हम वही करने वाले हैं कि एक्चुअल में यूरोप में नेशनलिज्म की स्टार्टिंग, उसके मेकिंग हम करने वाले हैं. देन हम देखेंगे कौन कौन से ग्रुप सामने आए हैं एंड क्या क्या हुआ था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आवर फर्स्ट टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. इसमें बेसिकली हमें क्या बताया जाता है, अब तक जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी एरियाज हैं, वो मोनार्की रूल कर रही है. वहाँ किंगडम सेटअप है, जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ है, जर्मनी, इटाली एंड स्विट्जरलैंड. ये अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थे. इनमें होता क्या था, लेकिन इतने बड़े एम्पायर, इतने बड़े किंगडम होते थे, बट लोग वहाँ के अलग अलग थे. उनकी कल्चर एंड इवन स्पीकिंग, लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग भी अलग थी. जैसे कि हमारा सेकंड पॉइंट भी कहता है कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की विद टेरिटोरीज ऑफ विच लीव्स डाइवर्स पीपल. मतलब बेसिकली डाइवर्सिटी थी, काफी यूनिटी नहीं थी किंगडम में. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इवन अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया एंड हंगरी में एक एम्पायर सेटअप था, हैब्सबर्ग. वहां पे क्या होता था, डिफरेंट रीजन थे उस एम्पायर में, एंड वहां पर जर्मन स्पीकिंग चलती थी. एंड कुछ प्रोविंस ऐसे थे एम्पायर में कि वहां पर इटालियन बोली जाती थी. सो हमें क्या देखने को मिल रहा है, काफी डाइवर्सिटी थी, यूनिटी नहीं थी बिल्कुल भी. तो उस एम्पायर से मान लो कुछ लोगों को वो लैंग्वेज आती है, दूसरों को नहीं आती, तो काफी ज्यादा अनइवन सा डिस्ट्रीब्यूशन था, या हम कह सकते हैं काफी इम्प्रॉपर वे में मोनार्की चल रही होगी. सो अब हमारा सब टॉपिक यही कहता है कि एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास कहाँ से इमर्ज हुई. देखो, यूरोप में एरिस्टोक्रेसी वो डोमिनेंट क्लास थी और ये लोग जो थे वो यूनाइटेड थे. विद व्हाट, किस वे में यूनाइटेड होंगे? बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ. मतलब ये लोग कॉमन वे लाइफ का शेयर करते थे, कोई डिफरेंस नहीं था, ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी. तो ये एक क्लास हमारे सामने आई, एरिस्टोक्रेसी, और ये काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन न्यूमेरिकली बहुत छोटी. सो इन नंबर्स तो ये लोग छोटे हैं लेकिन हैं बहुत पावरफुल. और जो इनकी पॉपुलेशन मेजोरिटी थी वो पीजेंट्री से थी. मतलब पीजेंट्री क्लास जो थी, वही जो थे वो मेजोरिटी थे इस क्लास के. एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में यूरोप के क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ हो रहा था, एंड इससे ऑफ कोर्स ट्रेड भी बढ़ेगा. तो इन सब जो ग्रोथ हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से ग्रोथ ऑफ टाउन भी हुआ. एंड इट्स ऑब्वियस, जब हमारे पास कोई ऐसा एरिया हो जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हो या जॉब्स मिल सके, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज सेटअप हो, तो उन्हीं एरियाज के पास ज्यादातर लोग प्रेफर करेंगे अपना लाइफ, या वो वहीं रहना ज्यादा पसंद करेंगे ताकि उन्हें जॉब मिल जाए एंड एम्प्लॉयमेंट मिल जाए. तो इसी वजह से टाउन्स एंड कमर्शियल क्लास का इमर्जेंस हो रहा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड के ग्रोथ से. अब एक नई सोशल क्लास सामने आती है जिसमें वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास के पॉपुलेशन होती है, और उसी को हम न्यू मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं, और जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल जितने भी लोग थे वो लोग इस क्लास में आते थे. इनमें काफी सारे एजुकेटेड लोग थे, लिबरल्स भी थे, एंड हमने देखा कि मिडिल क्लास के लोग भी थे इसमें. एंड इन लोगों में नेशनल यूनिटी का आइडिया बहुत ज्यादा था. ये लोग नेशनल यूनिटी चाहते थे, एंड जो ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस थे, जितने भी कुछ हाई क्लास के लोगों को प्रिविलेजेस दी जाती थी, उनको ये अबॉलिश करना चाहते थे. सो यही थी हमारी एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास. अब हम अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं. हमारा ये टॉपिक है लिबरल नेशनलिज्म. सो इसका क्या मतलब होता है, लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है, एंड ये नेशनलिज्म से कैसे कनेक्टेड है. सो ये हम पूरा टॉपिक में करने वाले हैं इसको. हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा टर्म लिबरलिज्म को डिफाइन करता है. ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है ये वर्ड लाइबर.
एक वर्ड है लैटिन में लाइबर, उससे ये लिबरलिज्म डिराइव हुआ है और इसका मीनिंग होता है फ्री। तो हमारी जो न्यू मिडिल क्लास थी उसके लिए ये फ्रीडम और इंडिविजुअल इक्वालिटी बिफोर लॉ इन सब को डिफाइन करता था। लोग सोचने लगे थे अब ये जो लिबरलिज्म है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है, हमें पूरे यूरोप में इसको फैलाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि मोनार्की से ज्यादा अच्छा एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन सकता है, और किसकी मदद से, इन्हीं लिबरल एंड नेशनलिज्म की वजह से। और ये हमारा सेकंड पॉइंट में भी बताया हुआ है कि इसका मतलब एंड ऑटोक्रेसी भी है। एंड क्लरिकल जो प्रिविलेज होते थे जो कि नोबिलिटी एंड क्लर्जीज को मिलते थे उनको भी ये खत्म कर देगा, उनको भी एंड कर देगा। और इसका क्या मतलब होता है, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। सो ये जितने भी वर्ड्स थे, ये जितने भी आइडियाज थे, ये लिबरलिज्म से लोग कनेक्ट करना स्टार्ट कर रहे थे, बिकॉज वो अब मोनार्की को हटाना चाहते थे। वो अपने किंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि होता ही क्या था, देखो 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में काफी लोग ऐसे थे जिनको बिल्कुल भी फ्रीडम तो खैर बहुत दूर की बात हो गई, उनको सही से भी नहीं देखा जाता था। मतलब उन्हें बहुत ज्यादा लो और एज अ पुअर समझा जाता था। और वो लोग कौन थे, वुमेन्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता था, काफी ज्यादा अनफेयर सा बिहेवियर होता था। एंड जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास, स्पेशली मेल्स जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनको भी ऐसे ही समझा जाता था, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, नो फ्रीडम, नो राइट टू ज्वाइन एनी ग्रुप एंड ऑल। सो इन्हीं लोगों ने क्या किया, वुमेन्स ने एंड नॉन प्रॉपर्टाइज मेन ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जिसमें ये लोग मूवमेंट स्टार्ट कर देते थे। और क्या डिमांड थी इनकी, इक्वल पॉलिटिकल राइट की। सो ऐसे लोगों को ये काफी ज्यादा आइडिया बताया गया इसके बारे में, लिबरलिज्म के बारे में, कि आप हमें ज्वाइन करें एंड हाँ हम लोग जो हैं वो मोनार्की को खत्म कर देंगे, उसको गिरा देंगे। हाँ, इकोनॉमिक सेक्टर में भी ये जो लिबरलिज्म है ये काफी ज्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि इकोनॉमिक सेक्टर में ये क्या मतलब बताता था, अगर हमने लिबरलिज्म को फैलाया और उसको या उसके अकॉर्डिंगली चले तो क्या होगा, मार्केट्स में फ्रीडम होगी हमारे लिए। एंड स्टेट पे जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई थी कि आप लोग गुड्स एंड कैपिटल का मूवमेंट ऐसे कहीं भी नहीं कर सकते, जहाँ किंग या जहाँ मोनार्की, जहाँ रूलिंग क्लास बताएगी वहीं आपको ले जाना है गुड्स, तो इन सारे रिस्ट्रिक्शन पे भी ये लोग अबॉलिश कर देंगे और मार्केट में फ्रीडम आएगा। तो ये जो था वो लिबरलिज्म का आइडिया था इकोनॉमिक सेक्टर में। नाउ जो हमारी न्यू क्लास इमर्ज हुई थी वो इन सारी कंडीशंस को ऑब्स्टिकल की तरह देख रहे थे, एज ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। मतलब ये लोग देखते थे कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक सेक्टर्स में भी और इन लोगों को किसी हेल्प की या फिर किसी रिफॉर्मेशन की जरूरत है। तो जो ग्रोइंग न्यू मिडिल क्लास थी, न्यू कमर्शियल क्लास, उसने क्या आर्ग्यू किया कि हम जो हैं वो एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाएंगे और जिसमें गुड्स एंड कैपिटल्स का मूवमेंट को हम लोग अलाउ कर देंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। इन्होंने कहा कि अब जितने भी टैरिफ बैरियर्स होते हैं उनको भी एबॉलिश कर दिया जाएगा और नंबर ऑफ करेंसी, डिफरेंट करेंसीज यूज की जाती थी, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था या बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता था। किसी का कम लेवल है, किसी का ज्यादा लेवल है, मतलब डिफरेंस होने की वजह से करेंसीज में काफी ज्यादा लॉस होता था। तो उन्होंने कहा था हम नंबर ऑफ करेंसीज भी रिड्यूस कर देंगे। एंड फर्दर रेलवेज के बनने से तो और ज्यादा इजी हो गया था मोबिलिटी, मूवमेंट, गुड्स एंड प्रोड्यूस का। सो इन सारी बातों से ये बेसिकली लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, अपने तरफ खींचते थे, अट्रैक्ट करते थे। सो ये जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म था उसने और ज्यादा स्ट्रेंथ दे दी थी और ज्यादा पावर दे दी थी नेशनलिस्ट जो उस टाइम पे ग्रो हो रहे थे। अब उन लोगों को लगने लगा था कि हाँ हमारे आइडियाज लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, लोग हमारे आइडियाज से खुश हैं। सो इसी तरीके से जितनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो अगेंस्ट होती जाएगी मोनार्की के और यूनाइट होती जाएगी तो इजी रहेगा किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री में नेशनलिज्म को लाना। सो ये सब आइडियाज जब चल रहे थे तो अब हमें देखना है कि एक्चुअली में क्या हुआ, क्या इस आइडिया का कोई असर पड़ा यूरोप पे, नेशनलिज्म आया या नहीं आया। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है न्यू कंजर्वेटिज्म इज 1815। कंजर्वेटिज्म क्या होता है। अब नेशनलिज्म का आइडिया चल रहा था लेकिन कंजर्वेटिज्म आ गए, क्या ऐसा हुआ। हम सब जानते हैं जैसे कि नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट हो गया था 1815 में।
उसके बाद यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी वो एक न्यू स्पिरिट के साथ डिराइव हुई, दैट इज कंजर्वेटिज्म। तो इसमें क्या होता है, इनका ये बिलीव होता है, ये कहते थे कि जो स्टेट है, जो इंस्टीट्यूशन है एंड जो सोसाइटी है उसको प्रिजर्व होना चाहिए। दे बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व। ये इनकी मेन आइडियोलॉजी थी और ये कहते थे इससे स्टेट की पावर मोर इफेक्टिव हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। जितनी भी हमारी आर्मीज हैं, मॉडर्न आर्मीज, ब्यूरोक्रेसी और डायनेमिक इकोनॉमी एंड फ्यूडलिज्म का एबॉलिशन, ये जितनी भी बातें हैं वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को ज्यादा स्ट्रेंथ देगी। सो इन सारे थॉट्स के चलते 1815 में एक ट्रीटी हुई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम ट्रीटी ऑफ वेना के नाम से जानते हैं, काफी फेमस भी है। हम देखते हैं बेसिकली हुआ क्या था। यूरोपियन पावर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया मिलकर नेपोलियन को हराया था, वो वेना में सब एक साथ मिलते हैं और एक सेटलमेंट ऑफ यूरोप के लिए एक ट्रीटी साइन करते हैं। और ये जो कांग्रेस है वो कौन होस्ट करता है, ऑस्ट्रियन चांसलर जैक मेटरनिक, ये एक पूरे सेशन को होस्ट करते हैं और ट्रीटी ऑफ वेना पर साइन होता है, वो पूरा बनके तैयार होता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि जितने भी चेंजेस हुए हुए हैं उनको अनडू करना, जो कि नेपोलियनिक वॉर्स के टाइम पे आए थे यूरोप में, उन सारे चेंजेस को अनडू करना ये इस ट्रीटी में ऑब्जेक्टिव था। और मेन इंटेंशन ये भी था कि मोनार्कीज को रिस्टोर करना है जो कि नेपोलियन के टाइम में ओवरथ्रो कर दी गई थी और इनके रिप्लेसमेंट में कंजर्वेटिव्स को यूरोप में बना दिया गया। तो इस तरीके से हमारा नया कंजर्वेटिज्म आया था 1815 में। नेक्स्ट अप टॉपिक इज द रिवोल्यूशनरीज। जब अब ट्रीटी हो गई है तो रिवोल्यूशनरीज जितने भी थे वो काफी ज्यादा डर गए थे एंड उन्होंने खुद को छुपा दिया था, क्योंकि कंजर्वेटिव्स जो थे अब वो कोई नया रिवोल्यूशन का आइडिया नहीं चाहते थे। ऐसा कोई भी अगर होता था जो इस आइडिया को स्प्रेड करना चाहता था या लोगों को अगेंस्ट करना चाहता था मोनार्की के, कंजर्वेटिव्स के, तो उन्हें मार दिया जाता था। हमारा फर्स्ट पॉइंट में कहता है द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। काफी सारे लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट जो थे वो अंडरग्राउंड चले गए थे एंड इस वक्त रिवोल्यूशनरीज होना था, इसका मतलब था कि अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म को अपोज करना, जो कि वेना कांग्रेस के बाद एस्टेब्लिश हुआ था। ट्रीटी के अगेंस्ट जाना ही रिवोल्यूशनरीज माना जाता था। सो इन सबको बड़ा खतरा हो गया था अब, बट स्टिल ये लोग सीक्रेटली मिला करते थे एंड आइडिया को अपने कंटिन्यू रखते थे। एक इटालियन रिवोल्यूशनरी दिए हुए हैं यहाँ पे, गिउसेppe मैज़ीनी, ये अब मेंबर बन गए थे सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनिया की, क्योंकि ये भी रिवोल्यूशनरी आइडिया रखते थे। सो इन्होंने भी वो सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन 1831 में इनको एग्जाइल कर दिया गया था फॉर द रीजन ऑफ अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लाइगुरिया। इन्होंने रिवोल्यूशन के आइडिया को दोबारा से लोगों के सामने रखा, वो भी नॉट सीक्रेटली, पूरे ओपन वे में। तो इस वजह से इनको एग्जाइल सेंड कर दिया गया था। इनका आइडिया था, इनके बिलीव करते थे कि गॉड ने इंटेंडेड किया है नेशन को टू बी द नेशनल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। और ये कहते इटाली भी अब स्मॉल स्टेट या किंगडम में कंटिन्यू नहीं रहेगा, इसको अब हमें इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है। तो इनका जो मॉडल था, इनका जो आइडिया था, उन सबको फॉलो करते हुए काफी सारी सोसाइटीज बनी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड में। और इन सबको देख के इनका ओपोजिशन मोनार्की के खिलाफ एंड डेमोक्रेटिक विजन इनका वो काफी ज्यादा डरा रहा था कंजर्वेटिव्स को। सो यही था अभी हमारे इस टॉपिक में। आई होप आपको समझ आया होगा, अदरवाइज आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कंटिन्यू करेंगे हम अपना नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।